डिजीज कंट्रोल, कहीं लिखा होगा इराडिकेशन और कहीं लिखा होगा एलिमिनेशन। पढ़ा है ना, डिजीज इराडिकेशन प्रोग्राम या फलाना इराडिकेशन, मलेरिया इराडिकेशन, फिर उसका नाम चेंज हुआ। इस तरह से कभी कंट्रोल आता है, कभी इराडिकेशन आता है, कभी एलिमिनेशन आता है। क्या बेसिक फ़र्क है इसके, इस सब में कुछ मालूम है आप लोग को? हाँ, देखिए इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है। जो कंट्रोल होता है, कंट्रोल डिजीज के ट्रांसमिशंस को रोकने की कोशिश करते हैं, ठीक है, रिड्यूसिंग द ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। इसमें क्या होता है कंट्रोल में, रिड्यूसिंग द ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। जो डिजीज का ट्रांसमिशन हो रहा है, भाई एक से दूसरे में ट्रांसफर होगा, डिजीज समाज में ऐसे ही फैलता है। जो डिजीज का चाहे जिस तरह से भी हो, ट्रांसफॉर्म होने के लिए कुछ वेक्टर्स जिम्मेदार होते हैं। कुछ डिजीज ऐसे होते हैं जो वेक्टर के थ्रू फैलते हैं, कुछ डिजीज ऐसे होते हैं जो व्हीकल के थ्रू फैलते हैं, होता है ना। कुछ डिजीज ऐसे होते हैं कि जो पर्सन टू पर्सन के कांटेक्ट से फैलते हैं। 5F वो पढ़ाएंगे अभी। 5F होता है फूड, फॉर्माइट और हाँ और फ्लाइज। हाँ, तो ये सब के थ्रू जो है फैलते हैं, वेक्टर के थ्रू फैलते हैं बहुत सारी। तो इसका ये जो ट्रांसमिशन है, हर एक डिजीज़ का अपना एक स्टाइल होता है, उसका जो है कैसे ट्रांसमिशन है उसको स्टडी करके यहाँ पे कोशिश क्या करते हैं कि डिजीज़ क्या रिड्यूसिंग द ट्रांसमिशन, कितने तक रिड्यूस करना है कि इतना तक करना है कि वो जो है पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम ना बन जाए। यानी आप उसको बहुत हद तक कम कर दीजिए। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ख़त्म नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे वेक्टर को हम क्या कर रहे हैं कि कॉजेटिव जो एजेंट है, कॉजेटिव एजेंट जो है वो हम ख़त्म नहीं कर रहे हैं। अब जैसे पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे हम ये कोशिश नहीं कर रहे हैं कि सारे के सारे बैक्टीरिया का डिस्ट्रक्शन कर दें, समझ गए। हम यहाँ पे कोशिश ये कर रहे हैं कि जो डिजीज़ का ट्रांसमिशन हो रहा है, यानी कैसे फैलता है, ओवर क्राउडिंग से फैलता है, एरोसोल जब चूँकि छींकेगा, कोई पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट होगा वो छींकेगा, उसी एरोसोल से दूसरे को हो जाता है। या फिर कहीं थूकेगा, कहीं खांसेगा, वहाँ पे बैक्टीरिया आते हैं, वो बैक्टीरिया दूसरे के कांटेक्ट में जाता है तो फिर उसको इन्फेक्ट करता है। तो ये ट्रांसमिशन उसका जो है, अब ये कहते हैं कि ट्रांसमिशन को इस हद तक रोक दीजिए कि पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम ना बन जाए, तो इसको बोलते हैं कंट्रोल, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंप्लीट इंटरप्शन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। वहाँ पे हमने ये कहा था कि ट्रांसमिशन को बस हम कोशिश कर रहे थे कि इस हद तक नीचे लेके आ जाएं कि एक से दूसरे को है कि कंप्लीट इंटरप्शन ऑफ ट्रांसमिशन को रोक दे रहे हैं। यहाँ पे इस चीज़ को समझिए, कोई भी चीज़, ये ए है, ये बी है और ये सी है, उसके बाद यहाँ पे कॉजेटिव एजेंट जो भी रहा हो वो किसी न किसी के थ्रू जो है आकर के, कोई भी माध्यम या मीडियम के थ्रू जो है वो आकर के ये कोई पर्सन है उसको इन्फेक्ट किया या कम्युनिटी में इन्फेक्ट किया, लोगों को ये फैला रहा है। तो अब हमारा जो है कोशिश पहले वाले में क्या था, हम इसको नहीं हटा रहे थे, या कोशिश ये कर रहे थे कि ये चीज़ को, ये जो ट्रांसमिशन, इसको थोड़ा सा कम कर दो। कितना तक कम कर दो कि ट्रांसमिशन थोड़ा सा कम हो जाए, मतलब
ट्रांसमिशन बहुत कम हो जाए, यानी इतना कम हो जाए कि वो पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम में ज़्यादातर लोगों को इन्फेक्ट नहीं कर पाए। तो इनफैक्ट हमने कंप्लीटली ना तो इसको हटाया ना इसको हटाया, लेकिन इलिमिनेशन में क्या करते हैं, ये कंप्लीट इंटरप्शन ऑफ ट्रांसमिशन, इसी को पूरा हटा देते हैं। भाई हम ये कह रहे हैं कि इसी माध्यम से हो रहा है, इसी को पूरा हटा दो, समझ गए। तो अब इसमें क्या हो गया, लेकिन पॉजिटिव एजेंट तो है आपका समाज में, जो है ये चीज़ है, इसको नहीं हटाए हैं, ये परसिस्ट कर रहा है। तो इसमें भी क्या होता है, इंटरप्शन में आपका जो पॉजिटिव एजेंट है वो परसिस्ट करता है। जो समाज के अंदर जो बीमारी है या जो बीमारी होने वाली कॉज होते हैं वो रहते हैं, यानी उस समाज में कहीं से अगर इंटरप्शन कर दिया है तो उस, जैसे मॉस्किटो से मलेरिया फैलता है, हम ये कोशिश कर लें कि मॉस्किटो रहे ही नहीं, इसमें हमारा कोशिश ये रहे कि मॉस्किटो रहे ही नहीं तो मलेरिया नहीं फैलेगा। तो हमने क्या किया, डिजीज़ ट्रांसमिशन। अब हम ये कोशिश, उससे पहले वाले में ये कर रहे हैं कि यार मच्छरदानी लगा लो, कुछ नेट का इस्तेमाल कर लो, कि जिसका कर लो, तो हो सकता है कि आपकी पॉसिबिलिटी जो है ना कम काटने की पॉसिबिलिटी हो जाएगी। तो ट्रांसमिशन को कम करने की वहाँ पे कोशिश हो रही है, वहाँ पे पूरी तरह से मॉस्किटो को ख़त्म करने के लिए नहीं हो रहा है। ये हो रहा है कि ट्रांसमिशन को थोड़ा, घर को साफ रखो, आसपास जो है पानी जमने मत दो, यही तो है। लेकिन अगर हम ये कर रहे हैं कि जैसे पूरे मच्छर ही को मार देना है, पूरा स्प्रे कर दो, समाज में स्प्रे कर दो, फॉगिंग कर दो, मच्छर को बिल्कुल मार देना, और फिर जेनेटिक मॉडिफिकेशंस, जैसे आजकल होता है कि उसमें मेल स्टेराइल टेक्निक्स, कुछ मेल मच्छर को बनाया जाता है, तो उससे क्या होता है कि फीमेल का डिस्ट्रक्शन होता है। तो उसी तरह से कुछ फ़िश पाले जाते हैं, गैम्बूसा एफिन्स नाम से फ़िश होते हैं, वो क्या करता है, मॉस्किटो के लार्वा को खाता है। तो वहाँ पे भी कोशिश कर रहे हैं कि पूरी तरह से हम जो है उसका जो है ट्रांसमिशन हो रहा है उसको हम ख़त्म कर देते हैं, लेकिन पॉजिटिव एजेंट है तो इसको बोलेंगे एलिमिनेशन। तीसरी चीज़ क्या है, इराडिकेशन। इराडिकेशन का मतलब है हर वो तदाबीर इसमें दिखाना है कि जिससे जो है डिजीज़ परसिस्ट ही ना करे, समाज में डिजीज़ जो है परसिस्ट ही ना करे। कंप्लीट एक्सटर्मिनेशन, ठीक है, ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो इराडिकेशन का क्या मतलब हो गया, कंप्लीट एक्सटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म उसी को खत्म कर देना, हमने बताया ना। तो आगे का तो कहानी ही खत्म हो गया जब वहीं पे खत्म कर। दूसरा चीज है टीयर आउट बाय रूट ऑफ ए डिजीज, जड़ से खत्म कर देना बीमारी को, कहते हैं इस बीमारी को जड़ से खत्म कर दी, यानी उखाड़ फेंकिए, बिल्कुल जड़ से जो है उखाड़ फेंकिए। तो अब तक सिर्फ जो है एक ही डिजीज ऐसा है जिसका ये कंप्लीट टीयर ऑफ डिजीज हुआ है या कंप्लीट एक्सटर्मिनेशन हुआ है, वो है स्मॉल पॉक्स, वो है स्मॉल पॉक्स। अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा डिजीज है जिसका, अब सेंटेंस किसी भी तरह से दे सकता है, सेंटेंस 3 तरह से दे सकता है। पहला, कौन सा ऐसा डिजीज है जिसका इराडिकेशन हो चुका है, पहला क्वेश्चन बन गया, सबसे इजी क्वेश्चन। दूसरा, उसको घुमा के दे दिया कि कौन सा ऐसा डिजीज है जिसका पॉजिटिव कंप्लीट एक्सटर्मिनेशन ऑफ पॉजिटिव ऑर्गन हो चुका है। तीसरा है, कौन सा ऐसा डिजीज है कि जिसको पूरी तरह से जड़ से उखाड़ फेंका गया है, तो स्मॉल पॉक्स, ठीक है। फिर वो और हाइजीन में जब डिजीज़ पढ़ाएंगे कि स्मॉल पॉक्स ही क्यों ऐसा हुआ कि सबसे मतलब पूरी तरह से उसका जो है इराडिकेशन हो गया, क्या वजूहात रही, क्या उसके एडवांटेज रहे, वो आगे पढ़ाएंगे। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या पूछता है, दूसरा क्वेश्चन जो है 3 नेक्स्ट टारगेटेड डिजीज़, यानी 3 डिजीज़ ऐसे हैं कि जो पूरे, अच्छा इसमें एक चीज़ ये है कि कंप्लीट इराडिकेशन में पूरे वर्ल्ड का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसमें जो होता है पूरे वर्ल्ड का इन्वॉल्वमेंट होता है। यहाँ इराडिकेशन से मतलब कोई एक कंट्री से ख़त्म नहीं करना है, यहाँ पे इस चीज़ को भी समझिए, जो एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को भी ये दिखाता है। पहला हमने कहा था डिजीज़ कंट्रोल एक पार्ट में हो सकता है, मान लीजिए जैसे हम भी मानते हैं कि मलेरिया एंडेमिसिटी, या फिर क्या कहते हैं मध्य प्रदेश में हम कह रहे हैं कि एसाइटिस
एंडेमिक जोन में है, वहाँ पे ये बीमारी होती है, या बिहार में हमारा जो है मलेरिया या फिर लेप्रोसी होती है, तो उस पर्टिकुलर या मुजफ्फरपुर वाले इलाके में आसपास में जो है चमकी बुखार होता है, तो उस पे जो काम कर रहे हैं वहाँ पे जो रोकने का, डिजीज़ ट्रांसमिशन का क्यों हो रहा है चमकी बुखार, उसको तो वो कंट्रोलिंग में चला जाएगा, डिजीज़ कंट्रोल कहलाएगा। और डिजीज़ एलिमिनेशन में क्या हो रहा है कि पूरे इंडिया में, मतलब एक कंट्री लेवल पे बात हो रही है। एलिमिनेशन का मतलब होता है कि पूरे कंट्री से हमको जो है कोशिश ये करनी है कि वो बीमारी ख़त्म करनी है। जैसे उसमें इससे पहले उसमें उस वाले में लिख लीजिए, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो इंडिया से एलिमिनेट हो चुकी है, इंडिया से जो है यानी एलिमिनेशन हो चुका है। वो कौन सी है? ड्रैकोनक्यूलोसिस या गुनिया वर्म डिजीज़ पहला है ड्रैकोनक्यूलोसिस, ये इराडिकेशन है, सॉरी इसमें जो है ना, या फिर हेडिंग दे दिए इंडिया एलिमिनेट 3 डिजीज़ या 3 फॉलोइंग डिजीज़। ये डिजीज़ को, इसका दूसरा नाम क्या है? गिनिया वर्म। लेप्रोसी दूसरी बीमारी है, लेप्रोसी तीसरी है याओज। ये इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडिया में कौन सी बीमारी जो है एलिमिनेट हो चुका है, या इंडिया ने कौन सी बीमारी से फ्री बताया है कि इंडिया जो है अब इस बीमारी में नहीं है। तो ये 3 बीमारियां हैं, ड्रैकोनक्यूलोसिस, लेप्रोसी और याओज। ठीक है, क्या मुझसे पूछो, क्या कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछो। गुनिया वर्म डिजीज़, उसी का मुतरादिफ नेम है, दूसरे नाम उसको जो है GUINEA, गुनिया वर्म डिजीज़। ठीक है, अब वहाँ पे लिख लो 3 नेक्स्ट डिजीज़, तो इसका हेडिंग दो, ये तो हो गया, लिख लिया ना। 3 नेक्स्ट डिजीज़, टारगेट डिजीज़, 3 नेक्स्ट टारगेट डिसीज टू इराडिकेट। कहाँ से? पूरे वर्ल्ड से पूरे वर्ल्ड से जो है इसका इराडिकेशन। कौन कौन से हैं? कौन सी डिजीज है? हाँ, पहला तो है, लिखिए, पोलियो, मीजल्स और गिनिया वर्म। पोलियो, मीजल्स, गिनिया वर्म। अब देखिए यहां पे हमने क्या कहा, पोलियो, मीजल्स और गिनिया वर्म। अब क्वेश्चन यहाँ पे एक आप लोग कर सकते थे कि सर वहाँ तो बताया कि एलिमिनेट हो गया है गिनिया वर्म, यहाँ बता रहे हैं कि नेक्स्ट टारगेट है। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है ना। तो ये समझिए वो इंडिया से एलिमिनेट हो गया है, लेकिन अदर कंट्रीज़ में परसिस्ट कर रही है। अदर कंट्रीज़ में यहाँ पे ये तीनों डिजीज़ का टारगेट है एलिमिनेट करना। कहाँ से? फ्रॉम द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से ख़त्म करना है। और वहाँ पे क्या था? इंडिया से ख़त्म हो चुका है। हम जो है ड्रैकोनक्यूलोसिस को ख़त्म कर चुके हैं। उसी तरह से इंडिया से पोलियो भी ख़त्म हो चुका है। इंडिया से पोलियो भी ख़त्म हो चुका है। बस ऐसे ही वो एक्स्ट्रा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए वो पोलियो पिलाते हैं, लेकिन एक्चुअल में कई पिछले 7-8 सालों से कोई केस नहीं आया है। तो इंडिया जो है पोलियो फ्री है, लेकिन अभी ये फिर भी टारगेटेड में इसलिए है कि आपका पाकिस्तान में है और शायद बांग्लादेश में है। यही दो देश, नहीं सॉरी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये दो देश में है, बांग्लादेश में नहीं है सर। देख लीजिएगा इसको थोड़ा सा। पोलियो अभी सिर्फ 2 ही देश में है। वो लोग जब वहाँ पे 6 या 7 साल एक टाइम होता है
केस अगर नहीं मिलेगा तो फिर वहाँ पे उसको भी सर्टिफिकेट दे देंगे, WHO वाले देते हैं, WHO वाला डिक्लेयर करता है कि हाँ यहाँ से पोलियो फ्री हो गया। तो उसी तरह से जो है ये 3 डिजीज़ को, तो ऑलरेडी हमारे पास तो गिनिया वर्म ख़त्म है ही, हमारे पास पोलियो ऑलमोस्ट ख़त्म ही है, अब सिर्फ बचा है मीजल्स। ठीक है, अब आ जाइए प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, यानी अब तो ये हमने पढ़ लिया, अब इसको लेवल ऑफ प्रिवेंशन। इससे पहले थोड़ा सा जगह है तो वहाँ पे जाइए, हमने लिखा था ना वेव ऑफ, कौन सा था, कंसेप्ट ऑफ कॉजेशन। कंसेप्ट ऑफ कॉजेशन में जगह है तो वहाँ पे एक चीज़ लिख लीजिए, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड, वहाँ पे कहीं पे एक छोटा सा करके कि ये जो हमने बताया था कि काउज क्या क्या काउजेज होते हैं, तो एक क्वेश्चन आपने ही पूछा ना, किसने पूछा, तो उसमें ये होता है ना कि एजेंट है, इसमें 3 फैक्टर्स आते हैं, एजेंट, होस्ट और तीसरा क्या है, एनवायरनमेंट। हाँ, तो कहते हैं कि जो एजेंट है, जो कॉजेटिव एजेंट है, वो बीमारी तभी फैलाएगी जब उसका कोई न कोई होस्ट होगा ज़्यादातर, और फेवरेबल कंडीशंस होनी चाहिए, फेवरेबल कंडीशंस होनी चाहिए। तो हमने एग्जांपल जो दिया था कि आपके बॉडी के अंदर जो बहुत सारे बैक्टीरिया हैं लेकिन डिजीज़ काउज नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम उसका जैसे होस्ट नहीं है, या हम उसका सपोज कीजिए कि एनवायरनमेंट फेवरेबल कंडीशंस उसको नहीं मिल रहा है। तो ये तीनों चीज़ें हैं जो इंटर रिलेटेड हैं, ये तीनों फैक्टर्स क्या हैं, इंटर रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड है, एक से दूसरा जो है मुतासिर होगा। तो इसी को बोलते हैं एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। एपिडेमियोलॉजी अभी पढ़ाएंगे आगे, स्टडी डिजीज़ का स्टडी को एपिडेमियोलॉजी, एक रफ वर्ड में कह सकते हैं कि जो हम स्टडी करते हैं डिजीज़ का उसको एपिडेमियोलॉजी कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो नहीं है। तो अब ट्रायड का मतलब होता है 3, इसमें 3 फैक्टर्स हैं। कहीं कहीं पे आपको जो है देखा होगा इस तरह से फ़ोटो भी बना हुआ मिलता है, आपको इस तरह से बना हुआ मिलेगा आपको, या बेस्ट इसका सही फ़ोटो जो बनाना चाहेंगे तो एक्चुअल में इस तरह से बनाइए। या फिर को इस तरह से पहले एक इस तरह बनाओ, फिर एक यहाँ पे बनाओ, फिर एक इन दोनों को काटते हुए यहाँ पे। अब सबको पॉइंट को ऐसे जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब देखिए कि ये जो है सर्किल है, इससे इंटरेक्ट कर रहा है, ये वाले एरिया में कर रहा है ना, फिर ये सर्किल इस वाले एरिया में इंटरेक्ट कर रहा है, और तीनों सर्किल एक दूसरे के साथ इस वाले एरिया में इंटरेक्ट कर रहा है ना, करस्पॉन्ड कर रहा है। तो सर यही रिप्रेजेंटेशन, एक तरफ आप लिख दीजिए एजेंट, दूसरी तरफ होस्ट, दूसरी तरफ इन्वायरमेंट। ये एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड है। ठीक है, अब आइए लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन, यानी हम जो रोकथाम करते हैं, अब उसके कई सारे तरीके हैं कि किसी डिजीज़ को कहाँ पे रोकना है, उसका एलिमिनेशन करना है, उसका आइसोलेशन करना है, या उसका कंट्रोलिंग से काम चल जाएगा। ये आपको क्या कहते हैं, कैसे पता चलेगा? तो ये लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन, इससे डिस्कशन में आपको पता चलता है। तो जनरली अभी इसमें क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लेवल ऑफ प्रिवेंशन कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, क्या क्या है? प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन, दूसरा है प्राइमरी, तीसरा सेकेंडरी, तीसरा है, चौथा है टर्शरी प्रिवेंशन। ठीक है, ये लेवल्स ऑफ प्रिवेंशंस हैं, यानी किस किस लेवल पे किसी डिजीज को आप जो है वो आप रोक सकते हैं, उसका प्रिवेंशन किस तरह से कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये कहा गया प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। इसमें क्वेश्चन कई तरह से आपको आ सकता है। ये पहला क्वेश्चन जैसे आप पूछ लेगा
कि विच इज़ द बेस्ट लेवल ऑफ प्रिवेंशन, तो ऑफ एनसीडी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में सबसे बेस्ट प्रिवेंशन कौन सा है? प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। आंसर आएगा प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। और पूछ सकता है कि प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन क्या है, उसका डेफिनेशन ही पूछ लेगा भाई, और सबसे अलग किस तरह से है प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। तो प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन एक्चुअल में ये वो प्रिवेंशन है कि जो किसको प्रिवेंट करता है? रिस्क फैक्टर को, समझ गए, जो रिस्क फैक्टर को प्रिवेंट करता है। अब एक वर्ड आ गया रिस्क फैक्टर, क्या है ये? मालूम है क्या है? एक होता है इटियोलॉजी या काउज, और एक होता है रिस्क फैक्टर। दोनों में फर्क है या फिर एक ही चीज है? क्या फर्क है? एलिमिनेशन, ये इटियोलॉजी या काउजेस का मतलब होता है कि कोई भी बीमारी, जैसे हमने बताया कि कोई एक जर्म से या कोई एक फैक्टर से वो जो फैलेगा, जो हर वक्त किसी में भी हो, चाहे किसी भी पर्सन में होगा, तो आप उसका टेस्ट कराएंगे तो वही ऑर्गेनिज्म जिम्मेदार होगा। जैसे पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, किसी को भी टीबी हुआ हो, सब में अगर मिलेगा बैक्टीरियोलॉजिकली तो क्या मिलेगा? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम लेप्रा नहीं मिलेगा। माइकोबैक्टीरियम लेप्रा किस में मिलेगा? लेप्रोसी में मिलेगा। तो एक पर्टिकुलर जो होता है कॉजेटिव एजेंट सबका होता है एक, या फिर ये तो हो गए जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है, या जिसपे सपोज कीजिए कि नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ है कुछ, जैसे हार्मोनल डिजीज़। हम ये कह रहे हैं कि डायबिटीज़ जो है किसकी वजह से होता है? इंसुलिन का सेक्रेशंस नहीं होता है, तो ये, या फिर थायराइडिज्म जो हाइपोथायराइडिज्म है, किसकी वजह से हो रहा है कि TSH लेवल बढ़ जाता है, या उसको थायरोक्सिन का लेवल जो है उसका कम है, ये उसकी कमी है, तो इसकी वजह से उसको ये बीमारी होती है। तो उसकी एग्जैक्ट इटियोलॉजी हमको पता चल गया, मालूम हो गई। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? रिस्क फैक्टर्स का मतलब होते हैं कि माविन या मददगार फैक्टर, यानी उस डिजीज़ को पैदा करने में या बढ़ाने में वो फैक्टर भी बहुत हद तक जिम्मेदार साबित होते हैं। और कुछ कुछ में ऐसा होता है कि कॉजेटिव, मेन कॉजेटिव का पता नहीं है, रिस्क फैक्टर से ही काम चलाते हैं। जैसे हमने कहा कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स में बहुत सारी बीमारियां ऐसी है, या फिर हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर जो बढ़ रहा है, इसका एग्जैक्ट इटियोलॉजी नहीं मालूम है, एग्जैक्ट काउज नहीं मालूम है, बहुत कम ऐसे हैं। ये जो आपको प्राइमरी हाइपरटेंशन जो बोलते हैं, दो तरह से कैटेगरी करते हैं, प्राइमरी हाइपरटेंशन, सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अब तो प्राइमरी में मेनली ऐसे ही केसेस को रखा जाता है जिसकी इटियोलॉजी अननोन होती है। प्राइमरी हाइपरटेंशन का डेफिनेशन ही यही है कि जिसकी इटियोलॉजी अननोन होती है उसको प्राइमरी हाइपरटेंशन कहते हैं, समझिए। और सेकेंडरी हाइपरटेंशन उसको बोलते हैं कि जो किसी न किसी डिजीज़ के नतीजे में, सेकेंडरी टू एनी डिजीज़, किसी को जैसे पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ हो गया, या किसी का किडनी फेल्योर हो गया, हैं, तो उससे जो उसको ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो उसके वजह से हो गया। या किसी लेडी को प्रेगनेंसी है, उसके दौरान उसको ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो क्या बोलेंगे? प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। तो ये, या डायबिटीज़ प्रेगनेंसी की वजह से जो हुई, तो उसकी वजह से, तो कुछ ऐसी जिसकी आपको कॉजेज एग्जैक्ट मालूम है, उसके वजह से अगर हाइपरटेंशन हो रहा है तो उसको सेकेंडरी हाइपरटेंशन में रखते हैं। लेकिन 10% है सेकेंडरी हाइपरटेंशन में, सिर्फ 10% है, 90% में प्राइमरी हाइपरटेंशन है। तो अब ये इसकी इटियोलॉजी तो अननोन है, लेकिन सबको यही ज़्यादातर प्राइमरी हाइपरटेंशन हो रहा है। तो वहाँ पे क्या काम चलाते हैं? रिस्क फैक्टर। हम ये मान लेते हैं कि कुछ ऐसे हैबिट्स हैं, जैसे स्मोकिंग, हाइपरटेंशन के लिए मान लेते हैं कि स्ट्रेस, टेंशन, स्मोकिंग, ओबेसिटी, मोटापा, सीडेंटरी लाइफ, डायबिटीज़ के लिए भी मानते हैं कि ओबेसिटी, सीडेंटरी लाइफ, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। एग्जैक्ट नहीं मालूम है कि ओबेसिटी एग्जैक्ट किसी को ओबेसिटी हो रही है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि अगर किसी को ओबेसिटी हो रही है तो बंदे को जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो ही जाएगा, ऐसा तो नहीं कह सकते। पॉसिबिलिटी है, यानी किसी को अगर ओबेसिटी है तो डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होने की पॉसिबिलिटी कई टाइम्स बढ़ जाए। ये कहा है जैसे अगर दिन में एक पैकेट सिगरेट कोई पीता है तो उसके हाइपरटेंशन होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, 10 गुना 5 गुना बढ़ जाती है। तो ये जो प्रोबेबिलिटी बढ़ा दिया, चांसेस बढ़ा दिया, उसको रिस्क फैक्टर्स बोलते हैं। अब इस रिस्क फैक्टर्स में कई तरह के होते हैं। मॉडिफेबल रिस्क फैक्टर है, नॉन मॉडिफेबल रिस्क फैक्टर्स है। मॉडिफेबल रिस्क फैक्टर्स का मतलब जिस पे आपका इख्तियार हो,
सिगरेट पे इख्तियार है, मना कर दीजिए नहीं पिएगा। खैनी इख्तियार है कि नहीं? शराब इख्तियार है। स्ट्रेस, टेंशन, उस पर आपका इख्तियार है कि उसको कहिए कि नहीं करे। लेकिन नॉन मॉडिफाइबल में कई सारे आते हैं, जैसे एज है, सेक्स है। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि कुछ बीमारियां जो जेंडर बायस होती है, फलाने मर्द में ज़्यादा होती है, औरत में कम होती है, औरत में ज़्यादा होती है, मर्द में कम होती है, उसमें हमारा कोई इख्तियार नहीं, वो नेचर में है। कुछ बीमारियां बूढ़े लोगों को होती है, बच्चों में नहीं होती। कुछ बीमारियां बच्चे लोगों में होती है, वो नेचर का वो है, उस पर हमारा इख्तियार नहीं है, तो वो नॉन मॉडिफाइबल हो गया। जिस चीज़ पे आपका इख्तियार नहीं हो वो नॉन मॉडिफाइबल है। ओबेसिटी है, उस पर आपका इख्तियार है, चाहे तो बच्चे को सही से खिलाएं पिलाएं, या कभी कभी ऐसा होता है कि नॉन मॉडिफाइबल वो भी होता है। अब एक जेनेटिक है, ओबेसिटी जेनेटिक है कि माँ बाप ओबीज है तो बच्चा भी, या एक जनरेशन में चलता है कि उस जनरेशन में सारे लोग मोटे ही होते हैं, ऐसा देखा होगा आप लोगों ने। तो उसमें कहने का मतलब है कि यहाँ पे क्या है कि प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन का क्या बोलता होता है कि रिस्क फैक्टर्स को होने नहीं देना है, रिस्क फैक्टर्स को होने देना नहीं है। तो उस वाले प्रिवेंशन को प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन कहेंगे। समझ गए? ये कंफ्यूज मत करिएगा कि प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन में रिस्क फैक्टर्स है और उसको हम एलिमिनेट कर रहे हैं। समझ गए? क्या है इसका डेफिनेशन? चाहिए तो लिखिए। इट इज द एक्शन टेकन प्रियर टू द, नहीं सॉरी, इट इज प्रिवेंशन ऑफ द, इट इज प्रिवेंशन ऑफ द it is prevention of the emergence or development of risk factor, in country और population group। तो यहां पे देखिए, समझने की कोशिश कीजिए हमने क्या क्या है, क्या कहा है, पढ़िए डेफिनेशन क्या लिखा है। हाँ, प्रिवेंशन ऑफ द इमरजेंस। यहां पे हमने ये नहीं कहा कि रिस्क फैक्टर को एलिमिनेट करना है, हमने ये कहा कि इमरजेंस ऑफ या डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर पैदा ना हो, हम ऐसे तदाबीर इख्तियार करें कि जहां पे रिस्क फैक्टर पैदा ना हो। तो ये बताइए कि वहां पे रिस्क फैक्टर था? प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन में रिस्क फैक्टर नहीं था। अगर रिस्क फैक्टर है उसके बाद जो आप प्रिवेंशन कर रहे हैं तो वो प्राइमरी में आ जाएगा। ये अक्सर कंफ्यूज करते हैं बच्चे इसमें। अगर रिस्क फैक्टर है और उसके बाद कोई अगर प्रिवेंशन का काम कर रहे हैं तो वो प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन नहीं होकर के प्राइमरी में हो जाएगा। इसको ऐसे समझिए कि मसलन एक आदमी जो है उसके, जैसे हमने कहा मोटापा, घर में सब लोग मोटे हैं, लेकिन इत्तेफाक से बच्चा जो है वो मोटा नहीं है अभी, तो उस बच्चे को हम ये कहेंगे कि एक्सरसाइज कर लो, ये डाइट खाओ, ऐसे फॉलो करो, डेली रूटीन ये करो। तो हम क्या कर रहे हैं? प्रिवेंशन का काम कर रहे हैं, लेकिन कोशिश क्या कर रहे हैं? माइंड में क्या है हमारा कि इसके ख़ानदान में सब ओबीज है तो इसको भी ओबिसिटी ना हो जाए, यानी ओबीज होना यहाँ पे रिस्क फैक्टर है, ओबिसिटी रिस्क फैक्टर है और समाज में मौजूद है, उसके घर में मौजूद है। हम उसके लिए उसको कोशिश कर रहे हैं कि ना हो। उसी तरह से किसी को अगर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम किसी घर में, मान लिया हाइपरटेंशन भी ऐसे देखा गया है या डायबिटीज़ भी देखा गया है कि फैमिली में रन करता है। अगर किसी को हाइपरटेंशन है तो ऐसा देखा गया है कि उस खानदान में होता है। तो वहाँ पे जो अगर हम काम कर रहे हैं तो उसको प्राइमरी प्रिवेंशन कहेंगे, प्राइमोर्डियल नहीं कहेंगे। लेकिन सपोज कीजिए एक फैमिली में है, वो ये सोच के दौड़ता है या ये सोच के बच्चे पे ध्यान देता है कि बच्चा मोटा ना हो जाए, मोटा हो जाएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा, तो ये किस में चला जाएगा? प्राइमोर्डियल में चला जाएगा। कोई आदमी सिगरेट पीता है लेकिन फैमिली हिस्ट्री है कि लंग कैंसर उसके समाज में दादा को हुआ था या परदादा को हुआ था या बाप को हुआ या भाई को हुआ, किसी को लंग कैंसर हो रहा है, उसके फैमिली में हुआ है किसी को, और एक बंदा जो है वो चेन स्मोकर है, वो सिगरेट पीता है।
अब उसको डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई छोड़ दो, तुमको भी हो सकता है। तो वो जो छोड़ देगा तो वो अब कोशिश कर रहा है कि हम ना पिए। स्मोकिंग जो छोड़ा है तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, उसके लिए जो कुछ भी वो करेगा, तदाबीर करेगा, वो प्राइमरी प्रिवेंशन में आएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रिस्क फैक्टर मौजूद है, उसके घर में रिस्क फैक्टर मौजूद है। लेकिन अगर सपोज कीजिए ऐसे ही कोई बंदा अगर पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, उसको आदत है, फैमिली में किसी को नहीं हुआ, लेकिन वो छोड़ दे रहा है, उसको डॉक्टर ने समझाया कि भाई तुम छोड़ दो, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन आ जाएगा। ठीक है। अब इसका जो है कहते हैं मोड ऑफ इंटरवेंशन, यानी इसको रोकने के लिए किस तरह से रोक सकते हैं। मोड ऑफ इंटरवेंशन, ये है मोड ऑफ इंटरवेंशन, यानी इसको रोकने के लिए जो काम करते हैं वो क्या करेंगे, इंडिविजुअल एंड मास एजुकेशन। उसको समझाइए, हम समझा ही सकते हैं। तो मोड ऑफ इंटरवेंशन क्या है, इस तरह से पूछ सकता है, प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन का मोड ऑफ इंटरवेंशन क्या होगा। मोड ऑफ इंटरवेंशन इसका होगा इंडिविजुअल एंड मास एजुकेशन। दूसरा है आपका प्राइमरी प्रिवेंशन। इसका लिखिए, इट इज द एक्शन टेकन पीरियड टू द ऑनसेट ऑफ, इट इज द एक्शन टेकन पीरियड टू द onset of लिखा, क्या लिखा, टू द onset of disease, onset of disease which removes the possibility that a disease will ever occur, तो इसमें देखिए डेफिनेशन में क्या कह रहा है, समझने की कोशिश कीजिए। क्या कह रहा है कि इट इज द एक्शन टेकन पीरियड टू द ऑनसेट ऑफ डिजीज, यानी बीमारी पैदा होने से पहले, हमने अभी एग्जांपल दिया ना, बीमारी पैदा होने से पहले जो काम आप कर लें कि ताकि बीमारी पैदा ना हो, वो सारे तदाबीर जो है आपको किस में आ जाएगा, प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन में आएगा। इसका क्या कहते हैं आपको, मोड ऑफ इंटरवेंशन क्या होगा, मोड ऑफ इंटरवेंशन, यानी किस तरह से कर सकते हैं। तो ये जो है आपका हेल्थ एजुकेशन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, हेल्थ एजुकेशन और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, ये दो तरह से, ये दो मोड ऑफ इंटरवेंशन है। क्वेश्चन पूछ लेगा कि प्राइमरी प्रिवेंशन क्या होता है, वहां पे वो डेफिनेशन दे देगा, उसमें से कोई एक वर्ड हटा देगा कि भाई कौन सा है, एक्शन टेकन टू द ऑनसेट, पीरियड एक्शन टेकन टू द ऑनसेट ऑफ डिजीज, या कुछ आफ्टर इवॉल्विंग द डिजीज, कुछ भी कर सकता है। तो उसमें एग्जैक्ट याद होना चाहिए कि ये डिजीज से होने से पहले वाला स्टेज है। तो इसका मोड ऑफ इंटरवेंशन यानी कैसे रोक सकते हैं, क्या आएगा, तो हेल्थ एजुकेशन और डिजीज प्रिवेंशन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। हेल्थ एजुकेशन में आपका नहीं, सॉरी, हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ एजुकेशन इसका पार्ट है, हेल्थ प्रमोशन का एक पार्ट है हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ प्रमोशन कैसे कैसे करेंगे हेल्थ प्रमोशन, तो पहला तो है हेल्थ
एजुकेशन, दूसरा है आपका इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन, इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन, न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन, फिर है आपका लाइफ स्टाइल एंड बिहेवियरल चेंज, लाइफ स्टाइल एंड बिहेवियरल चेंज। हेल्थ प्रमोशन है, हेल्थ को कैसे प्रमोट करेंगे, हेल्थ प्रमोट करने के कई सारे तरीके हैं। तो हेल्थ एजुकेशन पार्ट है, आप उसको हेल्थ के बारे में, सेहत के बारे में एजुकेट कीजिए, मास लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, हेल्थ एजुकेशन। दूसरा है एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन, भाई आप एनवायरनमेंट को उस डिजीज़ के नॉन फेवरेबल कंडीशंस में कंडीशन ये कीजिए कि जो एनवायरनमेंट है, जैसे हमने ये कहा कि मॉस्किटो पानी में अपना जो है जनरेशन बढ़ाता है, बच्चा देता है, तो लोकल कलेक्शन ऑफ वाटर्स उसको आप ख़त्म कीजिए। या कहेंगे कि बहुत ज़्यादा गर्मी में फलानी बीमारी होती है या धूप में जाने में सन स्ट्रोक होता है, तो आपको क्या कहते हैं, शेड में रहना है, अपने घर को उस तरह से बनाना है कि बहुत ज़्यादा धूप ना आए। तो ये जो है एनवायरनमेंट का मॉडिफिकेशन करेंगे। उसी तरह से न्यूट्रिशनल इंटरवेंशंस, क्या खाना है, डाइट में किस तरह से बैलेंस डाइट लेना है, क्या लेना है, कौन सी चीज़ खाने से कौन सी बीमारी से रोका जा सकता है, या डेफिशिएंसी वाली बीमारी जनरली जो आते हैं इसके अंदर, डेफिशिएंसी वाली बीमारी आती है ना कि भाई ये चीज़ की कमी हो गई तो क्या खाएंगे। ज़्यादातर कुछ लोग होते हैं कि हैबिचुअल होते हैं कि किसी एक इलाके में है दाल ही खा रहे हैं सिर्फ ज़्यादातर, तो वहाँ पे क्या कहते हैं, कुछ अमीनो एसिड्स उसके अंदर कमी होती है, तो उस बंदे के अंदर भी कम हो सकता है। चावल खा रहे हैं तो थायमिन की कमी हो सकती है। तो कई सारी फूड हैबिट्स की भी वजह से जो है, तो ये आप एजुकेट करेंगे, उससे न्यूट्रिशनल इंटरवेंशंस में आ जाएगा। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन या बिहेवियरल, हमने भी बताया कि लाइफ स्टाइल को चेंज करेंगे। सीडेंटरी लाइफ है कि किसी की बहुत ज़्यादा बैठे हुआ है तो उसको बताएंगे कि एक्सरसाइज कीजिए, बाहर जाइए, थोड़ा सा रनिंग कीजिए, तो इसको लाइफ स्टाइल चेंजेस होते हैं। जो खाने का स्टाइल है, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि हाईली प्रोटीनियस चीज़ ही लेते हैं, या बहुत लोग है कि फूड हैबिट अपना जो है सिर्फ गोश्त ही खाते रहते हैं, तो वो गलत है। या कुछ लोग जो है क्या कहते हैं, प्रोटीन बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो ये जो है आप लाइफ स्टाइल उसका चेंज कीजिए। सोने का लाइफ स्टाइल, देर से सोते हैं कुछ लोग जो देर से सोते हैं उसको बताइए कि भाई देर से सोने के नुकसान आते हैं। ये सारी चीज़ें हेल्थ प्रमोशन में आ जाएगा। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में आपका क्या क्या आ जाएगा, जैसे हम वैक्सीनेशन करते हैं, ये क्या है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन का पार्ट है। ये क्वेश्चन पूछता भी है कि वैक्सीनेशन किस में आ गया, प्रिवेंशन का नाम दे देगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, प्राइमोडियल, टर्शियरी, तो वैक्सीनेशन किस में आ जाएगा, प्राइमरी में आ जाएगा। प्राइमरी में अगर पूछ लेगा कि नहीं कौन सा है लेवल ऑफ प्रिवेंशन, मोड ऑफ इंटरवेंशन कौन सा है, वैक्सीनेशन जो है मोड ऑफ इंटरवेंशन क्या है, तो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है। कीमोप्रोफाइलेक्सिस, इससे कंफ्यूज मत कीजिएगा। कीमोप्रोफाइलेक्सिस का मतलब होता है कि कोई दवा, वो डिजीज हुई नहीं है लेकिन उससे पहले उसको खिला देते हैं, उसको कीमो। जैसे आपने विटामिन सी खूब खाए होंगे, अभी जो है विटामिन सी खूब खाया होगा, है ना, कोविड से बचने के लिए विटामिन सी खाया, और क्या था, आइवरमेक्टिन खिला लिया, बहुत डॉक्सी खिला दिया, ये पहले से ही खा लीजिए, डिजीज़ नहीं है लेकिन खा लीजिए भाई, पहले से एजिथ्रो खा लीजिए अगर जा रहे हैं कहीं। तो उसी तरह से होता है कीमोप्रोफाइलेक्सिस, बोलते हैं कि वो डिजीज़ नहीं होती है लेकिन उससे बचने के लिए जो है आपको वो दवा खा लेना पड़ता है। मसलन कोई अगर कहीं बहुत ऐसी जगह पे है जहाँ पे मलेरिया बहुत ज़्यादा हुआ है, तो वहाँ पे कुछ लोग जो काम करने जाते हैं सर्विलेंस के लिए, तो उसको कीमोप्रोफाइलेक्सिस के तौर पे मलेरिया की दवा खिला देते हैं, हालांकि उसको मलेरिया होता नहीं है। या प्लेग में है, प्लेग में एक दवा आती है जो कीमोप्रोफाइलेक्सिस के तौर पे खाते हैं, टेट्रासाइक्लिन जिसको बोलते हैं। तो ये जो है इस तरह से आपको क्या कहते हैं, नहीं टेट्रासाइक्लिन मेरे ख्याल से प्लेग का ड्रग ऑफ चॉइस है, प्लेग का ड्रग ऑफ चॉइस टेट्रासाइक्लिन है, और कीमोप्रोफाइलेक्सिस यानी खिलाते हैं डॉक्सी शायद, इसको देख लेना, थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हो गया हूँ, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है कि जो भी डिजीज़ से रोकने के लिए दवा पहले से खिलाते हैं, वो डिजीज़ हुई नहीं है, उसको कीमोप्रोफाइलेक्सिस बोल देंगे। उसके बाद प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑक्यूपेशनल डिजीज़,
प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑक्यूपेशनल डिजीज, पेशा वाराना जो मर्ज होते हैं, यानी कहीं पे कोई काम कर रहा होता है तो उस काम के नतीजे में कभी कभी कोई बीमारी हो। कुछ ऐसे फैक्ट्रीज़ हैं जैसे डस्ट फैक्ट्रीज़ वाले हैं जहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं या मार्बल कटिंग होती है वहाँ पे क्या होती है न्यूमोकोनिसिस। यहाँ पे लेड एक सब्सटेंस है, एक एलिमेंट है लेड होता है ना, प्लम्बिज्म, वहाँ पे जो काम करता है उस फैक्ट्री में उसको प्लम्बिज्म हो जाता है। गन्ने के फैक्ट्री में जो काम करते हैं क्या हो जाता है बेगासिस बोलते हैं, जो बेगस होता है। कहने का मतलब ये है कि जो फैक्ट्री जो जहाँ पे काम करता है उसके वजह से भी कुछ डिजीज़ होते हैं, उसको ऑक्यूपेशनल डिजीज़ बोलते हैं। तो इसके रोकथाम के लिए जो भी वहाँ पे क्या करते हैं प्री प्लेसमेंट करते हैं, उसको प्लेस करने के लिए पहले मज़दूरों का एग्जामिनेशन होता है, फिर उसको हफ्ते में 3 दिन या 4 दिन ही काम करवाते हैं, या ये कहते हैं कि लगातार 5 साल तक काम करेगा तभी बीमारी होगी, तो 2 साल यहाँ काम कराया, 2 साल दूसरी जगह भेज दिया दूसरे काम के लिए। तो ये सारे तदाबीर जो है उसकी वजह से ऑक्यूपेशनल डिजीज़ उसको नहीं हो पाता है। या फिर पॉल्यूशन से बचने के लिए बहुत सारे जितने भी नॉइस पॉल्यूशन कहते हैं कि इतना डेसिबल का साउंड कान को नुकसान पहुंच सकता है, या इतना डेसिबल के साउंड में कोई इंसान जो है यहाँ रहेगा तो फ्रस्ट्रेशन होगा। जहाँ पे बहुत ज़्यादा डैक वैक बजते हैं तो होता है ना, इरिटेशन होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, कान जो है बिल्कुल अजीब से लगते, अंदर से अलग अलग ही कैफियत आती है। तो वो सारी चीज़ें जो बचने के लिए तदाबीर बताए जाते हैं वो सब स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में आएगा। ठीक है। फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड क्या होता है बताइए। कुछ खाने में एक्स्ट्रा कुछ चीज़ मिला देना, जैसे आजकल आप सुधा दूध ले रहे होंगे, शक्ति दूध ले रहे होंगे, उसमें लिखा होगा कि फोर्टिफाइड विद विटामिन ए एंड कैल्शियम, यानी उसमें उसने एक्स्ट्रा कैल्शियम मिला दिया, विटामिन ए मिला दिया एक्स्ट्रा, तो इसको फोर्टिफिकेशन कहते हैं। इसको फोर्टिफिकेशन कहते हैं कि भाई समाज में उस चीज़ की ज़रूरत है, चलो ठीक हो जाएगा। जैसे नमक के साथ मिला दिया गया है क्या, आयोडीन, नमक के साथ आयोडीन। तो ये जो फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड है ये सब आपको क्या कहते हैं स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में आ गया। क्लियर है यहाँ तक। उसी तरह से कार्सिनोजेंस, जो कार्सिनोजेंस से बचने के लिए, कैंसर से बचने के लिए भी कहते हैं कि थर्मोकोट वाले बर्तन में चाय मत पीजिए, खाना मत खाइए। भाई क्यों, कार्सिनोजेनिक, वो कार्सिनोजेनिक होता है, कैंसर हो सकता है। तो उससे अगर हम है नहीं, हुआ नहीं हमारे, लेकिन बचने के लिए हमने उसका इस्तेमाल जो ख़त्म कर दिया, प्लास्टिक का चीज़ें हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो वो चीज़ क्या हो गया, हम कार्सिनोजेन से